यूज करते हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ को मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड करने के लिए एक अलग अलग सरफेस में। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि टोरॉइड बोला, सोलेनोइड का, ठीक है। और ये क्या है, एक करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी होगी किसी भी लूप में अलग अलग तरीके से, सर्कुलर मतलब सर्कुलर, एक सर्कल की फॉर्म में, क्लोज, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पाथ अगर क्लोज है तो हम उसे सर्कुलर सर्कुटल कह सकते हैं। और सर्किट तो सर्किट क्या होता है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो, बैटरी कनेक्टेड हो, करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, कई तरह से चीजें हो, तो उसे हम कहते हैं एक सर्किट पूरा तरीके से। सर्कुटल अलग है, ठीक। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आई करंट फ्लो हो रही हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड करते हैं एम्पेयर सर्कुटल लॉ से। और एम्पेयर सर्कुटल लॉ में लिख लिया हमने ये क्वेश्चन की स्टेट एम्पेयर सर्कुटल लॉ एंड प्रूव इट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट और कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ हमने क्या कहा कि क्या क्या कर सकता है ये, कि सिंपल से हमारे पास जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ते हैं वैसे ही हमारे पास एम्पेयर सर्कुटल लॉ आता है। और ये क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल सोलिनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, वहाँ पर हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं अलग अलग केसेस के लिए। जनरल से होता है क्या है ये कि अगर कोई करंट्स पास हो रही हो किसी भी सरफेस से, ठीक है, और सरफेस कैसा होना चाहिए आपका, वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड प्लेन कर्व होना चाहिए। तो उससे जो करंट पास होती है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट एलिमेंट, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उस क्लोज लूप के लिए या क्लोज प्लेन कर्व के लिए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो करंट उसमें फ्लो हो रही है उसका मल्टीप्लिकेशन के या इंटीग्रल सम के बराबर। तो वैसे कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में और इसके स्टेटमेंट के को पढ़ के हम ज़्यादा इजी से समझ जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट है क्या, दी calculation closed integral close integral b into dl of resultant magnetic field of resultant magnetic field along a closed plane curve is equal to mu naught times mu naught क्या होता है, permeability of free space, mu naught times the total current crossing the area, total current crossing the
area bounded by the closed curve provided the electric field inside the loop remains constant. क्या? Close integral of b into dl is equal to mu naught times of total current I. तो यही है एम्पेयर सर्कुलर लॉ, कि इसका मतलब है कि किसी भी क्लोज सरफेस में, जैसे कि क्लोज सरफेस कुछ भी मान लो ऐसे, ये है क्लोज सरफेस, ठीक है, ये आपका क्लोज सरफेस है। और इस क्लोज सरफेस में मान लें सपोज ये इसका लेंथ एलिमेंट इतना छोटा एक पॉइंट है डीएल, ये डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सी है, डीएल एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, और इस क्लोज्ड कर्व के चारों तरफ और इनसाइड में, आउटर्स में अलग अलग जगह की क्या है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, क्या है, करंट पास हो रही है इससे। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस से हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, यहाँ पे गोज इनटू द प्लेन, और यहाँ पे करंट है I1। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एक यहाँ पे, यहाँ से भी इस क्लोज कर्व में क्या है, करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे है I2, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट है। और ये क्या है आपके, ये वाले जो टर्म्स हैं आगे इधर, ये कुछ इसके आउटर सरफेस में भी है बाहर, और यहाँ पे भी है, इसको आप I4 मान लो, इसको आप I5 मान लो। तो हमने क्या बोला, सिर्फ चुक ये I1, I2, I3 ये नहीं दिख रहा, अब ये मैंने डायग्राम को फिर से बना दिया, अब सही है, अब दिख रहा है हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लें सपोज ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है, कोई भी शेप का हो सकता है क्लोज लूप, और इस क्लोज लूप से क्या है, अलग अलग करंट पास हो रही है, ठीक है, अलग अलग करंट क्रॉस हो रही है। तो अब ऐसा तो था नहीं ना, किसमें, बाकी जो हमने अभी तक पढ़ा बायो-सैवर्ट लॉ, उसमें क्या था, सिंगल ही करंट आई करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन एम्पेयर सर्कुलर लॉ ने क्या कहा कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से अलग अलग करंट पास हो रही है, मतलब I1, I2, I3, I4, I5, तो हम सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।
अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो। तो तुम यहाँ पे पहले, तो फिर इसके लिए है क्या कि हम कि कैसे फाइंड कर सकते हैं इस क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड? तो जिस क्लोज लूप के लिए जो सर्कुटल मैग्नेटिक सर्कुलेशन होगा किसका, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा कि वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास ये, इसका क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इस टोटल इसमें, लेकिन जब हम बात करते हैं इस क्लोज लूप की तो सिर्फ इनसाइड वालों को ही लेते हैं, इनसाइड करंट, क्योंकि हमने क्या लिखा था लाइन में कि बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट. तो इनकी वजह से ही इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो रिजल्टेंट आई करंट होगा आई. इसी को बोलते हैं बायस एम्पियर्स सर्कुटल लॉ. ठीक है. और अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होगा इसमें, नेट करंट. नेट करंट तुम फाइंड करना जानते हो, I1 प्लस I2 माइनस I3. समझ रहे हो ना क्यों? क्रॉस का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो गोज इनटू द प्लेन, प्लेन की तरफ जा रहे हैं, तो करंट कहाँ की तरफ होगा? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कोई मुझे बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज में होगा डॉट टूवर्ड्स द व्यूअर. व्यूअर्स की तरफ आती हुई दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और अगर करंट्स क्या हैं, आपके करंट्स है क्या है, क्लॉकवाइज है. अगर क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा, क्रॉस अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स. तब क्या होगा, अरे क्या होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स. समझ में आ रहा है? हाँ, इनसाइड द प्लेन. क्या बोल रहे हो? B is tangential to the loop. कौन सा लूप ये? B is tangential to the loop and is a non-zero constant. B लूप के टेंजेंशियल होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया. मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो फिर तो क्लोज लूप बनेगा ही नहीं. अब बी जीरो कब होगा, जब करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी किसी वायर में, तो तब तो फिर इस तरह के फील्ड को हम एज्यूम ही नहीं कर सकते. और बी वैनिसेस, बी वैनिस कर. इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो
हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इस सर्कल के लिए। कैसे? द सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है बी इंटू डी एल का, द सर्कुलेशन, यहाँ तक तैयार हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गए हैं? द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कल, बी इंटू डी एल था क्लोज इंटीग्रल इसका, तो बी इंटू डी एल को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से ए बी कॉस थीटा लिख लेंगे। थीटा इन दोनों के बीच क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि बी भी और डी एल भी दोनों के हैं सेम डायरेक्शंस में, तो बी इंटू डी एल आ जाएगा, और बी तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इंटीग्रेशन डी एल, इसको चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर। ये तो हमारे पास ये आएगा क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल टू बी इंटू 2 पाई डी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे हाँ ना बोलो। तो द करंट crossing the current crossing the area bounded, the current crossing the area bounded by the circle, is small I, is from एम्पियर सर्कुलर लॉ। और अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इस क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल की वैल्यू है बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और ये देखो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट या लॉन्ग करंट। ठीक है बच्चों? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोल। और तुम्हें पता भी है क्या, हम ऐसा फॉर्मूला बायो-सेवर्ट लॉ से भी फाइंड कर चुके हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। अरे अरे यही फॉर्मूला तो निकाला था, तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने बायो-सेवर्ट लॉ नहीं लगाया, यहाँ पे हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया, लेकिन देखो रिजल्ट वही है, रिजल्ट क्या है, वही है। इसका मतलब समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस, कि इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, कि किसी भी क्लोज लूप के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये काफी ज्यादा थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है वहां से, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी इसकी। तो इसकी सबसे पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन है सॉलिनॉइड, अब उसके बारे में चलते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अभी तक हमने पढ़ा बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज द करंट इन अ क्लोज लूप। और फिर हमने फाइंड करा इसका एक मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और इसको हमने बायो-सेवर्ट लॉ से भी फाइंड करा था कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। और यहाँ पे तुमने देखा भी था, जब हमने 2 पैरेलल वायर्स के लिए देखा था, तो वहाँ पर भी पहले फर्स्ट के लिए हमारे पास इतना ही आया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एम्पिरियन लूप हमने जो बताया कि बी क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए टू द लूप के, जैसे कि आप देख रहे थे वहाँ पे
पिछले वाले डायग्राम में तो पिछले वाले डायग्राम में एम्पेरियन लूप क्या था कि बी टेंजेंशियल होना चाहिए लूप के और बी नॉर्मल होना चाहिए लूप के, टेंजेंशियल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और बी वेनेसिस होना चाहिए, तो तभी वो एम्पेरियन लूप कहलाएगा। आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ में फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? हाँ ना बोलो। अरे आप जो बोले चमका। चला ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड को तुमने क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि सोलिनॉइड क्या होता है। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते थे या पढ़ चुके हों तो वहां पे आपने इसको पढ़ा था, सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया? अरे झूठ ना बोलना भैया, झूठ तो ना ही बोलना। अगर पढ़ा था तो बताओ फिर, सोलिनॉइड होता क्या है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? तो देख रहे हो ये क्लियर हुआ ये? तो ये समझ में आया क्लोज लूप? ठीक है, आप ऐसे ही और भी क्लोज लूप बन सकते हैं इसमें, अगर इस तरह से आई करंट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यूं ये डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से, तो ये है सिंपल सी सोलिनॉइड। क्या है ये? एक सोलिनॉइड। और यहाँ तरफ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड सी है क्रॉस में, और यहाँ डॉट। आपको तो पता ही है ना, करंट अगर क्लॉकवाइज होगी तो क्रॉस, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट, मैग्नेटिक फील्ड डॉट। तो सोलिनॉइड होती क्या है? ये वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स फॉर्म में, स्पाइरल होती है। वायर क्या होती है इसमें? कोटेड होता है इसमें किसका? इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, और दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड मीन्स अगर ये इस तरह से पास होने के बावजूद भी एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाते। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो क्लियर हुआ? इतना समझ में आया थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में? हाँ ना बोलो। डायग्राम बन गया है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसमें, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, कट कर लेते हैं इसे और इस क्रॉस सेक्शनल पार्ट बना लेते हैं इसका एक। ये बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में बना लो, ठीक है। ये अब ये हो गया और एक पट्टी आप ये ले लो पट्टी। अब दोनों पट्टियों में देखो ना, इसमें कौन सा पॉइंट होगा? इसमें होगा डॉट, ठीक है, और ये हो गया क्रॉस। ये क्रॉस, ये दिख रहा है ना कि ये भी नहीं दिख रहा है? अरे ये दिख रहा है या ये भी नहीं दिख रहा है? मैंने कहा ये तो दिख रहा होगा, क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है, और ये हो गया।
और ये वो लाइंस है कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप थोड़ा पैरेलल बनाना, स्केल से बनाना। ठीक, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर मान लो आप, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल मान लो, इसका नाम मान लो पी क्यू आर और एस। इसकी लेंथ मान लो आप एल, एल, ठीक है। और ऐसा मान लो आई करंट इस तरह से फ्लो हो रही है इसमें, यूं यूं, ये एक छोटा सा पार्ट मानने के लिए, क्योंकि ये तो थोड़ा एक सिलेंडर टाइप में बन रहा है ना। और अगर मैं आपको बताऊं ना सिलेंडर या रेक्टेंगल ही क्यों लिया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे रीजन है। क्योंकि अगर मुझे सिलेंडर बनाना है तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का ये क्या है, पेपर है, ठीक है, समझ रहे हो ना, रेक्टेंगुलर। और इसको मैं अगर ऐसे रोल करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सोलिनॉइड कुछ ऐसे ही होती है। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट, एक रेक्टेंगुलर पार्ट, इसको कट कर देता हूँ, तो इसको अगर एडिट ऐसे रोल करूंगा या इंटीग्रल कर दूंगा तो ये क्लोज लूप बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। समझ रहे हो? अरे समझे कि रेक्टेंगल ही क्यों लिया, पी क्यू आर एस। तो जब रेक्टेंगल लेंगे तो इस रेक्टेंगल में जो पी क्यू है, पी क्यू वो है पैरेलल टू द सोलेनॉइड। जो पैरेलल टू द सोलेनॉइड होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड। द लाइन पी क्यू is parallel to the solenoid, parallel to the solenoid axis and hence parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field capital B inside the solenoid. और आपको पता है जो परपेंडिकुलर वाला टर्म होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो कैंसिल क्यों का, थीटा की वजह से। देखो क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू कहां से लेकर कहां तक, पी क्यू। तो क्या हो जाएगा बी इंटू एल। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी इंटू डी एल कॉस जीरो होगा, पैरेलल है, और कॉस जीरो वन। बाकी जो परपेंडिकुलर वाली टर्म्स होंगी वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब पी एस के लिए, क्यू आर के लिए और एस आर के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है भैया, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान, ठीक। तो तब आप क्या कर सकते हो, यूजिंग या तो आप यूजिंग करो या फिर आप थोड़ा सा लेट मान लो। लेट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, एन हो, एन बी द number of turns per unit length. Per unit length along the length of solenoid. Along the length of
along the length of solenoid. तो total number of turns, total of small n l, n l क्या है, n is number of turns और l is length, n l turns cross the rectangular PQRS. तो क्या हो जाएगा PQRS? तो ईच टर्न, अगर एक टर्न में, ईच टर्न में करंट I प्रोड्यूस हो रही है, I फ्लो हो रही है, ईच टर्न कैरीज a current small I. So the current crossing PQRS is equal to NL or I. N is the number of turns per unit length or I is a current. Each turn carries a current I. So using Ampere's सर्कुटल लॉ, तो क्या हो जाएगा यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ? इंटीग्रेशन B into dl is equal to mu naught NLI. म्यू नॉट NLI. इसकी वैल्यू कितनी आई थी? BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI. L से L कैंसिल, so B is equal to म्यू नॉट NI. याद है आपके सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला?